हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग इंडक्टर पे बात कर रहे थे। इंडक्टर का सर्किट रिप्रेजेंटेशन देखे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखे। अब हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर पे बात करते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर्स, दो टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये बिल्कुल रजिस्टर वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करता है। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन। दो इंडक्टर अगर सीरीज में लगा हुआ है, ये L1 ये L2, तो हटाकर एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर देंगे L का वैल्यू L1 प्लस L2। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो इंडक्टर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, इसको हटाकर एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस किए, 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। जिस तरीके से रजिस्टर का कॉम्बिनेशन फॉलो होता है, एग्जैक्टली इंडक्टर वही कॉम्बिनेशन फॉलो करता है। एक और चीज इसके बारे में हम लोग को समझना है सर्किट में जोड़ने से पहले, और वो है एनर्जी ऑफ इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर किया करता था, वैसे ही इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर के पास एनर्जी किस फॉर्म में है? कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी याद करो, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 12 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी छुपा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इज B²/2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना होता है और मैग्नेटिक फील्ड में इतना होता है। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, म्यू नॉट यहाँ नीचे है। इतना एनर्जी डेंसिटी है। तो कैपेसिटर में हम लोग क्या किए थे, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके एनर्जी निकाल लिए थे। इंडक्टर में भी वही करेंगे। इंडक्टर मतलब हो गया सोलेनॉइड, इसका अगर हमको एनर्जी निकालना है कि कितना एनर्जी इंडक्टर में छुपा हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका एनर्जी हम लोग लिखेंगे, यहां E का मतलब एनर्जी हो गया, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी है B²/2 म्यू नॉट, और इस इंडक्टर का वॉल्यूम है πa² इंटू L। πa² इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। अब बस वैल्यू रख देते हैं तो अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल। E इज इक्वल्स टू, B का वैल्यू होता है म्यू नॉट NI। यहां ध्यान रखना, ये कैपिटल E जो लिख रहे हैं ये क्या चीज है, एनर्जी है ये। तो B का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज म्यू नॉट NI का स्क्वायर
बाई 2 म्यू नॉट इंटू पाई ए स्क्वायर एल। तो म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर एल। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, ये अपने पास आ गया। एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई ए स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर। सब चीज को कलेक्ट कर लिए तो ये आया हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई ए स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो सामान है ये तो सेल्फ इंडक्टेंस लिखा हुआ है एल, ये सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, इंडक्टर के अंदर छुपा हुआ एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया इंडक्टर के एनर्जी का, इसको हम लोग याद रखेंगे। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब हम लोग इसको सर्किट में कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं, तो कर देते हैं कनेक्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी सर्किट का हिस्सा है। रेजिस्टेंस 4 ओम, इंडक्टेंस 5 हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है ना, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ये 5 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ एक करंट फ्लो कर रहा है आई का वैल्यू है 10 माइनस 3t स्क्वायर, टाइम वेरिंग करंट है। फाइंड VA माइनस VB एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये किसी सर्किट का हिस्सा है। 1 सेकेंड पे बताना है कि इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सॉल्व करते हैं। देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो IR लिखेंगे और इसके अक्रॉस हम लोग माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख देते हैं। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर I का वैल्यू अगर देखें कितना है तो t इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे तो करंट 7 एम्पियर है। अच्छा, di बाई डी टी कितना है तो di बाई डी टी का वैल्यू आ रहा है -60, तो t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो di बाई डी टी का वैल्यू है -6 एम्पियर पर सेकेंड। ये di बाई डी टी और ये I का वैल्यू हम लोग निकाल के रख लिए। अब अप्लाई करते हैं, जैसे लूप लॉ लिखते थे वैसे ही। यहां का पोटेंशियल VA हो गया, फिर यहां से यहां गए तो रेजिस्टेंस में करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर, यहां से यहां जाएंगे तो -IR VA माइनस I का वैल्यू 7 और R का वैल्यू 4। ठीक है, फिर इंडक्टर के अक्रॉस जाएंगे तो दिमाग ही नहीं लगाना है, -LDI बाई डी टी लिख देना है। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो -LDI बाई डी टी, तो -L का वैल्यू है 5 और DI बाई डी टी का वैल्यू है -6। जो भी है प्रॉपर साइन के साथ में रखना। यहां पहुंच गए, फिर यहां से यहां गए तो -5, B पर पहुंच गए इक्वल टू VB। यहां से यहां -IR, यहां से यहां -LDI बाई डी टी और यहां से यहां गए तो -5, तो VA -28 प्लस 30 -5 इज इक्वल्स टू VB। तो ये हो जाएगा +2 और ये -3, तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। VA माइनस VB का वैल्यू 3 वोल्ट के बराबर आ गया। बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको।
ये एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगा हुआ है EMF E का, एक इंडक्टर है और ये स्विच आइडियल इंडक्टर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। t = 0 पर स्विच को क्लोज कर रहे हैं। फाइंड करंट इन द सर्किट एट टाइम t। करंट इन द सर्किट एट टाइम t, समझना इस क्वेश्चन को। बेसिकली अगर ये आइडियल इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर है तो रेजिस्टेंस 0, तो फिर इंडक्टर हुआ क्या, एक वायर को, एक रेजिस्टेंस लेस वायर को हम ऐसे घुमा के लगा दिए, ऐसे लूप के फॉर्म में, सोलेनॉइड में लपेट के ऐसा रखा हुआ है। रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी कनेक्टिंग वायर ही है, लेकिन ये लूप के फॉर्म में है। तो अब ये एक डिवाइस हो गया इंडक्टर, बट रेजिस्टेंस तो इसका 0 है। इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जस्ट इमेजिन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, अगर ये होता तो क्या होता। स्विच क्लोज करते ही रेजिस्टेंस 0 है, करंट कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट। 0 रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट हो गया, EMF E है, तो इस सर्किट में इनफाइनाइट करंट दौड़ने लगेगा। ये भी तो वही है, वायर को सीधे की जगह ऐसे घुमा घुमा के लगाया गया है, लेकिन घुमा के लगाने से कुछ फर्क तो पड़ा है ना। अब ये इंडक्टर है, रजिस्टर तो नहीं है फिर भी। तो यहां पर भी रेजिस्टेंस 0 है, इस सर्किट में करंट इनफाइनाइट पहुंच जाएगा तुरंत, यहां पर भी इनफाइनाइट पहुंच जाना चाहिए, लेकिन यहां पर भी इनफाइनाइट पहुंचेगा, लेकिन टाइम के साथ में। क्यों? इंडक्टर में शुरुआत में करंट क्या है, शुरुआत में जब स्विच ओपन है कोई करंट नहीं है, 0, मतलब इंडक्टर से फ्लक्स क्या है, 0। इससे फ्लक्स का वैल्यू 0 है। जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे तो ये तो चाहेगा कि सर्किट चाहेगा इनफाइनाइट करंट आ जाए, इसके हिसाब से मतलब इससे फ्लक्स 0 से अचानक कुछ वैल्यू पहुंचने का कोशिश करेगा। और इंडक्टर नहीं, इंडक्टर है कि वो चाहता ही नहीं कि फ्लक्स चेंज हो, वो अपने अंदर चेंज होने वाले फ्लक्स का अपोज करेगा, है ना। वो नहीं चाहेगा कि इससे फ्लक्स चेंज हो। वायर सीधा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन वायर ऐसे ऐसे घुमाकर, मतलब इंडक्टर लगा दिया गया है, तो अब इंडक्टर एक प्रॉपर्टी लेकर आया है। इससे जो करंट पास हो रहा है उससे कुछ फ्लक्स आएगा, और पहले फ्लक्स 0 था और अचानक से कुछ फ्लक्स आना चाहता है, ये नहीं चाहेगा कि फ्लक्स चेंज हो, और ये फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। तो फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा तो क्या ये करंट को बढ़ने नहीं देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडक्टर अपोज तो करेगा, है ना, और अपोज करके वो प्रोसेस को डिले कर देगा बस। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फ्लक्स चेंज कर ही नहीं सकता है, फ्लक्स तो इससे चेंज होगा ही, इसमें करंट फाइनली इंक्रीज करेगा ही, लेकिन बस फर्क यहां पर ये आएगा कि यहां पर ये काम तुरंत हो जाता, स्विच क्लोज करते ही अचानक से इनफाइनाइट करंट, यहां पर वो सिचुएशन टाइम के साथ होगा। मतलब फ्लक्स तो चेंज होगा, लेकिन इसके अपोजिशन के कारण, है ना, इसके अपोजिशन के कारण वो फ्लक्स का चेंज डिले हो जाएगा, वो तुरंत नहीं होकर ग्रेजुअली हो रहा होगा। यही इंडक्टर का फंक्शन है। तो क्या यहां से बात समझ में आया? अब यहां से एक लाइन में हम लोग बात अगर कंक्लूड करें आगे के लिए भी, तो बात यह है कि फ्लक्स, इंडक्टर जो है सडन चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज, मतलब सडन चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होने देगा। वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा, तो अपोज करके वो क्या करेगा कि फ्लक्स तो चेंज कर लो मेरे में से, लेकिन सडनली नहीं, ग्रेजुअली मेरा भी बात रह जाए। ठीक है, तो मेरा बात भी रखना है, मेरा बात मतलब इंडक्टर को अपना चलाना है कि भाई हम भी कुछ हैं। तो फ्लक्स तो इससे चेंज होगा डेफिनेटली, लेकिन सडनली नहीं होगा। तो अब हम अपने दिमाग में हम लोग एक बात बिठा लेंगे, क्या, कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगा, अचानक से वो फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा, ग्रेजुअली हो सकता है। ठीक है, यही इंडक्टर का सर्किट में काम है। तो देखते हैं, t = 0 पर सर्किट में स्विच क्लोज कर दिए, किसी टाइम t पर देखोगे
तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि EMF E, इंडक्टेंस L और करंट सपोज कुछ I फ्लो कर रहा है। अब इसको हम लोग I को निकालने के लिए हम इस सर्किट में एक बार KVL अप्लाई कर दे रहे हैं। घूमे, यहां से यहां गए तो यहां से यहां गए तो बढ़ा प्लस E, फिर यहां से यहां जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जाओ, कुछ मत सोचो, माइनस LdI/dt लिख दो इक्वल टू 0। तो di/dt इज इक्वल टू E/L। di/dt का वैल्यू E/L के बराबर है, तो di इज इक्वल्स टू E/L इंटू dt। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रल di इज इक्वल्स टू E/L इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 टू I फ्रॉम 0 टू t, तो I इज इक्वल्स टू E/L इंटू t। ये आ गया करंट टाइम के फंक्शन में। अब इस एक्सप्रेशन को तुम देखो तो यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम करंट कितना होगा, टाइम बढ़ते जाएगा, करंट बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है करंट बढ़ते जा रहा है, तो करंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, कोई लिमिट नहीं, करंट इनफाइनाइट जाने वाला है। करंट इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन एक बात श्योर हो गया कि ये तुरंत नहीं होने वाला है। अब ये टाइम पर डिपेंड कर गया, टाइम के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, और यही काम अगर बिना इंडक्टर के करते तब भी करंट इनफाइनाइट होता, बट वो सडनली हो जाता। बात क्लियर है? तो ये फर्क है इंडक्टर के साथ और बिना इंडक्टर के सर्किट को देखने से। तो अब हम लोग इसी को बात को कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है LR सर्किट। हम लोग पहले करंट के टाइम पे RC सर्किट का बात किए थे, काफी कुछ वैसा ही बात होने वाला है। LR सर्किट, जैसे हम लोग RC सर्किट देखे थे, काफी कुछ वैसा ही दिखने वाला है। मतलब वहां पर जैसा फंक्शन बनता था 1 - e वाला या e टू द पावर वाला फंक्शन, वैसा ही चीज बनने वाला है, वैसा ही टाइप का कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा दिखने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर दो टाइप का चीज डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे वहां चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बोलते थे, यहां पर हम लोग बोलेंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, फिर डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। LR सर्किट में करंट का बढ़ना और LR सर्किट में करंट का घटना। तो ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, तो ये हो गया एक इंडक्टर, ये रजिस्टर, ये बैटरी जिसका EMF E है, और ये एक स्विच लगा हुआ है। ये अपना एक बेसिक सा LR सर्किट है। इस LR सर्किट को t = 0 पर स्विच हम लोग क्लोज कर देंगे। t = 0 पर स्विच क्लोज करने के बाद अब देखते हैं कि इस सर्किट में वक्त के साथ क्या हो रहा है। एक बात समझना, अगर यहां पर इंडक्टर नहीं लगा होता और अब हम लोग स्विच क्लोज करते, ये E ये R, तो स्विच क्लोज करते ही करंट कितना हो जाता, E/R। यहां भी सर्किट का रेजिस्टेंस तो R ही है, ये तो रेजिस्टेंसलेस वायर है इंडक्टर का। यहां करंट स्विच क्लोज करते ही तुरंत E/R, तो यहां पर भी करंट E/R ही पहुंचना है। फ्यूचर तो इसका भी यही है ना, इस सर्किट का फ्यूचर भी यही है। लेकिन क्या है कि इंडक्टर लगा है ना, स्विच क्लोज करने के पहले करंट 0 था, और स्विच क्लोज करते ही अगर E/R आ जाएगा
तो ये तो इंडक्टर के खिलाफ है, इंडक्टर सडनली फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा, ग्रेजुअली होने देगा। तो अब क्या होगा कि इसमें भी फाइनली करंट E बाई आर होना है, लेकिन वो टाइम के साथ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते E बाई आर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर फ्लक्स को सडनली चेंज नहीं होने दे सकता है, ये इंडक्टर का काम है। तो फाइनली इस सर्किट में करंट E बाई आर पहुंचना है। देखते हैं कैसे, क्या हो रहा है। ये t इक्वल टू 0 पर है, किसी टाइम t पर देखें, एट t इक्वल टू t, अब तुमको काफी कुछ आरसी सर्किट जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये ईएमएफ E, रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L। यहां सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है सपोज I, किसी टाइम पर देखें करंट का वैल्यू I है। इसमें हम लोग एक बार घूम जाएंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अप्लाई करते हैं केवीएल। यहां से यहां गए तो E, यहां से यहां गए तो माइनस IR, और यहां से यहां गए तो माइनस L di बाई डी टी इक्वल टू 0। लूप लॉ लगा दिए, L di बाई डी टी इज इक्वल टू E माइनस IR। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, di अपॉन E माइनस IR, एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया, 1 बाई L इंटू डी टी। I वाला एक तरफ, T वाला एक तरफ कर लिए, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। करंट का लिमिट 0 से लेकर I तक, टाइम का लिमिट 0 से लेकर T तक, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln E माइनस AR माइनस 1 बाई R फ्रॉम 0 टू I, 1 बाई L इंटू T फ्रॉम 0 टू T। तो ये माइनस 1 बाई आर ये इस तरफ आ जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो ln E माइनस IR अपॉन E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R बाई L इंटू T। E माइनस IR अपॉन E इज इक्वल्स टू E टू द पावर माइनस RT बाई L। E माइनस IR इज इक्वल्स टू E इंटू E टू द पावर माइनस RT बाई L। तो I का वैल्यू आ रहा है E बाई R इंटू 1 माइनस E टू द पावर, इसको ऐसे लिख लेते T अपॉन L बाई R। ये आ गया करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और हम फिर से इसको उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I इज इक्वल्स टू, ये जो भी सामान है इसको हम बोल देते हैं I नॉट 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई, नीचे वाला सामान हो गया टाउ। ये आ गया करंट टाइम के फंक्शन में। और जब भी किसी चीज का फंक्शन 1 माइनस E टू द पावर में आता है, 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई टाउ, मतलब वो क्वांटिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सीधा E वाला फंक्शन बनता, 1 माइनस E की जगह अगर ऐसा फंक्शन बनता तो वो फंक्शन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होता। तो अब एक चीज देख रहे हो कि यहां करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और फाइनली इसका ये मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है I नॉट इज इक्वल्स टू E बाई आर, ये मैक्सिमम करंट है। जैसा कि हम लोग पहले ही सोच लिए थे कि इस सर्किट में फाइनली करंट E बाई आर के बराबर होना है। इंडक्टर नहीं होता तो ये काम तुरंत हो जाता, बट इंडक्टर इसको एक ग्रेजुअल प्रोसेस कर दिया, और ये टाइम कांस्टेंट लिखा हुआ है, टाइम कांस्टेंट L बाई आर। तो अब इस LR सर्किट में करंट ग्रो कर रहा है वक्त के साथ में, और ग्रो करते करते फाइनली इतने वैल्यू पर पहुंचेगा। ठीक है, अब मान लो कि कोई पूछ ले कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस L di बाई डी टी। ये I का फंक्शन है, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, खाली मैग्नीट्यूड का हम लोग बात कर रहे हैं, एल डी आई बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा e इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। मतलब हमको दिख रहा है कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होगा। ई वाला फंक्शन बना है e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब जरा इसको हम लोग समझते हैं। यहां टाउ का क्या मतलब है? यहां टाउ का मतलब वैसा ही है जैसा पहले था। यहाँ टाउ का क्या मतलब है और हम लोग कैसे किसी भी एलआर सर्किट में कैलकुलेशन कर पाएंगे? क्या हमको हर बार इंटीग्रेट करके चीजों को निकालना होगा? बिल्कुल भी नहीं। इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। इस VL को हम ऐसे लिख सकते हैं V नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। जो भी यहां पर आ रहा है वो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। देखना और समझना बात को। अब अगर हमको एलआर सर्किट से डील करना है तो ये था अपना एलआर सर्किट का फोटो। t इक्वल टू 0 पर देखते हैं। t इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो करंट वाले एक्सप्रेशन में। t 0 अगर इसमें पुट कर दोगे तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा। e टू दी पावर 0 इज 1, तो ये पूरा बन जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। तो t 0 पर i का वैल्यू 0, बहुत ऑब्वियस सा बात है, करंट 0 होना चाहिए था। और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस t 0 अगर इसमें पुट कर दोगे तो ये e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर। तो अगर t 0 पर स्विच क्लोज करने के बाद करंट अगर 0 है तो t 0 पर हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जहां पर इंडक्टर है वहां ओपन सर्किट कर दो। करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो करंट अगर 0 है तो इसको ओपन सर्किट की तरह मान सकते हैं। सर्किट ब्रेक हो रखा है और देखो इस समय इंडक्टर से करंट 0 है और इंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है जो कि E के बराबर आया था ना, अभी दिख जाएगा कैसे E के बराबर है। देखो यहां इंडक्टर कनेक्टेड है, ये पॉइंट A है, ये भी पॉइंट A है, कंडक्टिंग वायर है, ये पॉइंट A है तो ये भी तो A होगा, क्योंकि रजिस्टर से जब कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। ये है तो ये भी A हो जाएगा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा। AB के अक्रॉस VAB यहां से देख लो EMF के बराबर है, तो इंडक्टर यहां कनेक्टेड था तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और AB का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर है। तो शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर सर्किट को देखना है तो इंडक्टर की जगह ओपन सर्किट बना देंगे। करंट मिनिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम है। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखो, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखोगे तो तुमको करंट जो है वो E बाई आर दिखेगा। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये मसाला 0 हो जाएगा, ठीक है। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो करंट तुम्हारे पास बचेगा I इज इक्वल्स टू E बाई आर, मतलब I नॉट के बराबर। और तुम पोटेंशियल डिफरेंस देख लो इंडक्टर का, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वाला मसाला 0 और ये अगर 0 हो जाएगा तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, करंट E बाई आर के बराबर पहुंच चुका है। तो अब t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर तुमको दिखेगा कि जो इंडक्टर है उसको एक कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो। इंडक्टर के होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? दो कारण है, समझो। इस सर्किट में करंट E बाई आर पहुंच चुका है तो बस ये E है, ये R है और कोई कुछ नहीं है, ठीक है।
दूसरा बात है कि अगर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है तो मतलब इंडक्टर सरेंडर हो चुका है, उस कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो। कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो इसको हम लोग कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। करंट E/R एक बैटरी और एक रजिस्टर था, तो उसके हिसाब से जितना करंट होना था पहुंच चुका है, तो इंडक्टर का काम खत्म, इंडक्टर सरेंडर हो चुका है। तो बस जब भी सर्किट को सॉल्व करना होगा, T0 पर इंडक्टर की जगह ओपन सर्किट, T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर की जगह कनेक्टिंग वायर, इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। कैपेसिटर में इसका उल्टा किया करते थे, T0 पर कनेक्टिंग वायर और T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ओपन सर्किट, अगर याद आ रहा हो तो। अब बात समझना, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इंडक्टर में करंट कितना है किसी भी टाइम पर, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो किसी भी टाइम पर। अब हमसे कुछ भी पूछा जाएगा, इंडक्टर का करंट टाइम के फंक्शन में I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V0 e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो इस पूरे इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या चाहिए, I0, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम कांस्टेंट। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब इंडक्टर कनेक्टिंग वायर जैसा बन चुका होगा। I0 चाहिए तो T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर चले जाओ, सर्किट को देख लो, I0 मिल जाएगा। V0 चाहिए, ये रहा V0, तो T इक्वल टू 0 पर। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए तो T 0 पर, मैक्सिमम करंट चाहिए तो T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो या तो स्टार्टिंग में देख लो, स्टेडी स्टेट में देख लो, ये दोनों आ जाएगा। और टाइम कांस्टेंट चाहिए तो टाइम कांस्टेंट इन्हीं दोनों से आ जाएगा। देखो टाउ का वैल्यू L/R के बराबर है, अगर L/R के बराबर है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, I0 L/E, E नहीं, V0, I0 L/V0। I0 आ गया, V0 आ गया। देखो I0 का वैल्यू किसके बराबर है, E/R, ये E/R के बराबर है और ये E के बराबर है। पुट कर दोगे तो ये L/R आ जाएगा। L/R होता ना, इसको ऐसे याद रखो, V0/I0, V/I/R के बराबर होगा, टाउ नॉट नहीं। तो इस तरीके से हम टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यहां पर टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल वही है जो वहां पर था। जैसे I का वैल्यू I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ है। अगर हम t की जगह टाउ रख दें तो I का वैल्यू 0.63 I0 के बराबर है। मतलब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जितने टाइम में इंडक्टर मैक्सिमम करंट का 63% गेन कर लेगा। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम in which inductor gains 63% of maximum current। तो ये सारा चीज हो गया ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट के बारे में। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, तब बात और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में।